हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस करोठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के संबंधी पार्ट सेकंड को। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की थी। और आज हम सेकेंड पार्ट में भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी शक्ति एवं कर्तव्यों को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को हम सम्मिलित रूप से देख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है एवं राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। तो दोनों के पद लगभग समान ही हैं, मतलब राज्यों में राज्यपाल एवं केंद्र में राष्ट्रपति की शक्ति एवं कर्तव्य लगभग समान ही हैं। तो यदि हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं तो बेहतर ढंग से समझ भी सकते हैं और हमें कभी भी डाउट की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्या शक्तियां एवं क्या उनके कर्तव्य हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल हम लोगों ने लिखा, तो देखते हैं पहली शक्ति क्या है राष्ट्रपति की। कार्यकारी शक्ति, अर्थात कोई अपने पद पर रहते हुए कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसके बारे में कार्यकारी शक्ति की में बताया गया है। सेकंड देखते हैं विधायी शक्ति, अर्थात कि विधि निर्माण में उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। और वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, 5वें नंबर पर देखते हैं कूटनीति शक्ति, अर्थात कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी समझौते किए जाते हैं या संधि की जाती हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। इसके अलावा अन्य देखते हैं सैन्य मामलों में शक्ति या सैन्य शक्ति बोल सकते हैं इसको। और एक और है आपातकाल के समय राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो हम लोगों ने 7 शक्तियों को देखा: कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीति शक्ति और सैन्य शक्ति, और इसके अलावा आपातकालीन शक्ति। तो राज्यपाल के संबंध में भी हमें सिमिलर शक्ति ही दिखाई देती हैं। तो पहली राज्यपाल में भी हम लोग क्या देखेंगे, कार्यकारी शक्ति, अर्थात पद पर रहते हुए कौन कौन से कार्य करता है। और अन्य देखेंगे विधायी शक्तियां क्या हैं, और इसके अलावा देखेंगे कि वित्तीय शक्तियां क्या हैं राज्यपाल की। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है जो कि न्यायिक शक्ति है। और इसके अलावा जो अन्य तीनों शक्तियां हैं वह केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त हैं, क्योंकि यह संघ सूची के विषय हैं। राज्यपाल को, अर्थात कि राज्य विधानमंडल है या राज्यपाल है, इनको सिर्फ राज्य सूची के विषय पर ही कानून बनाने का अधिकार है, परंतु राष्ट्रपति जो है संघ सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकता है, अर्थात कि जो भारत की संसद है वह संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है। तो एक एक करके देखते हैं सभी शक्तियों को। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखते हैं कार्यकारी शक्ति को। भारत सरकार के क्या है कार्यकारी शक्ति, कि भारत सरकार के शासन संबंधी जितने भी कार्य किए जाते हैं, भारत सरकार के शासन संबंधी जितने भी कार्य किए जाते हैं वह सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। क्या देखा है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। एवं जो राज्य सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं, तो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्य सरकार के शासन संबंधी कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं, तो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट है। इसमें वही प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की अत्यंत संभावना है। और इसके बाद सेकंड क्या है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। तो वह पद देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, कैग अर्थात कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एवं अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और देखते हैं चुनाव आयुक्त हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो यूपीएससी हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा ओबीसी आयोग, एससी आयोग और एसटी आयोग, इनके भी अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आइए देखते हैं कि कौन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो प्रधानमंत्री का वर्णन हमें अनुच्छेद 75 में देखने को मिलता है। महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में देखने को मिलता है। कैग 148 अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 के अंतर्गत वर्णित है एवं हाई कोर्ट का वर्णन हमें अनुच्छेद 114 में देखने को मिलता है। और साथ में चुनाव आयोग का वर्णन हमें अनुच्छेद 324 के अंतर्गत देखने को मिलता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हमें वर्णन है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत देखने को मिलता है। यह 315 से लेकर अनुच्छेद 321 या 22 तक है। वित्त आयोग, इसका अनुच्छेद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार बिहार बीसीएस में ही पूछा गया था, यूपी बीसीएस में भी एक क्वेश्चन बना था कि वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत। और ओबीसी आयोग का वर्णन हमें अनुच्छेद 340 में मिलता है। एससी आयोग का वर्णन हमें अनुच्छेद 338 में मिलता है। एसटी आयोग का वर्णन हमें अनुच्छेद 338 ए के तहत देखने को मिलता है। ओबीसी आयोग हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसे संवैधानिक दर्जा अभी 2018 में दिया गया था, वो भी 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। इससे पहले ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा ओबीसी आयोग को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संवैधानिक दर्जा तब माना जाता है जब उसे संविधान में कहीं ना कहीं जगह दी जाती है। तो इसके कौन वर्तमान में चीफ हैं, इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी हमारे एग्जाम्स में लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। हमें करंट से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रधानमंत्री देखते हैं कि वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इसके अलावा महान्यायवादी को देखते हैं तो के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल हैं। और कैग को देखते हैं अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो राजीव महर्षि जी हैं। कौन है? राजीव महर्षि। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें कि कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। और इसके अलावा चुनाव आयुक्त की बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा। यूपीएससी के चेयरमैन इस समय पर कौन है, तो अरविंद सक्सेना हैं। कौन है? अरविंद सक्सेना जी। और इसके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय पर, तो एन.के. सिंह। एन.के. सिंह क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ओबीसी आयोग के कौन है, तो भगवान लाल साहनी। कौन है ओबीसी आयोग के अध्यक्ष? भगवान लाल साहनी। एससी आयोग की बात की जाए तो एससी आयोग के अध्यक्ष हैं रामशंकर कठेरिया। कौन है? रामशंकर कठेरिया। और इसके अलावा एससी आयोग के अध्यक्ष को देखते हैं तो नंद कुमार साई। कौन है? नंद कुमार साई। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पद है जिसको हम साथ साथ में देख रहे हैं कि राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों की राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भी देखा है। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल जी हैं। कैग कौन है अर्थात कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो राजीव महर्षि जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। चुनाव आयुक्त कौन है?
तो अर्थात कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा जी हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अरविंद सक्सेना जी हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, भगवान लाल साहनी। एससी आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया हैं। और एसटी आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साई हैं। और अनुच्छेद भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का वर्णन हमें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत हमें कैग का वर्णन मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा गया है कि कैग का वर्णन हमें किस अनुच्छेद के तहत देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 148 के तहत देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट हमें अनुच्छेद 124 के अंतर्गत और हाई कोर्ट हमें 214 के अंतर्गत देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक है, एवं हाई कोर्ट की बात की जाए तो अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। और यूपीएससी की बात की जाए तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत देखने को मिलता है। वित्त आयोग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वर्णित है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत वर्णित है। ओबीसी आयोग अनुच्छेद 340 के अंतर्गत वर्णित है। इसे 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था और यह अनुच्छेद 340 के अंतर्गत वर्णित है। एससी आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत वर्णित है और एसटी आयोग अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत वर्णित है। और राज्यपाल का वर्णन हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल का वर्णन किया गया है। और राज्यपाल का देखते हैं कि राज्यपाल कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिनकी नियुक्ति करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और अन्य मंत्रिमंडल समूह है। इसके अलावा महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और एक और महत्वपूर्ण पद है जो कि पीसीएस अर्थात कि पब्लिक सर्विस कमीशन की अध्यक्ष हुए। पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष जो हैं उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है कि जो पीसीएस के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु उनको हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। एवं नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, तो राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छे तरीके से कार्यकारी शक्ति को समझा है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की। तो नेक्स्ट देखते हैं विधायी शक्ति। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। अभी एग्जाम्स पास में आने वाले हैं, यूपीएसआई के भी एग्जाम्स पास में आने वाले हैं, यूपी पुलिस के भी पास में आने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो लगातार हमारे नज़दीक आ रहे हैं। तो नेक्स्ट शक्ति देखते हैं कि विधायी शक्तियाँ क्या हैं, अर्थात कि विधि निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। और यहीं पर देखेंगे कि राज्यपाल को भी विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी प्राप्त हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो कि विधायी रूप में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को प्राप्त हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद अर्थात कि जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद प्रथम अधिवेशन, एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद अर्थात कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसे एग्जाम्पल के तहत समझिए कि 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 2019 में जब संसद का पहला अधिवेशन हुआ होगा तो उसका संबोधन किसने किया होगा, तो राष्ट्रपति ने उसका संबोधन किया होगा। और इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन अर्थात कि जो प्रथम सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति का संबोधन होता है। और यह भी प्रश्न बना है, रेलवे में बना था क्वेश्चन कि संबोधन जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है किसके द्वारा तैयार किया जाता है।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का संबोधन तैयार किया जाता है कि राष्ट्रपति को क्या बोलना है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ चुके होंगे। और सेम कंडीशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद, जो कि विधानसभा का चुनाव होता है, प्रथम अधिवेशन की, अर्थात जो प्रथम अधिवेशन होगा उसका संबोधन कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। एवं प्रत्येक वर्ष में जो पहला सत्र होगा उसका भी संबोधन कौन करेगा? तो राज्यपाल उसका संबोधन करेगा। सेम कंडीशन जो केंद्र में लागू होती है वही राज्य में भी हमें दिखाई देती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कर सकता है। यह प्रश्न भी हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। लोकसभा को भंग कर सकता है, तो लोकसभा कैसा सदन हुआ? एक अस्थायी सदन होगा, क्योंकि यह भंग हो सकता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा सदन स्थायी है, तो राज्यसभा स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। क्या है? राज्यसभा स्थायी सदन है एवं लोकसभा अस्थायी सदन है। सेम कंडीशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। राज्यपाल किसको? विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि विधानसभा कैसा सदन है? एक अस्थायी सदन है। राज्यपाल कभी भी विधान परिषद को स्थगित नहीं कर सकता है, अर्थात कि भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन है। इसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक बुला सकता है। किसकी संयुक्त बैठक बुलाएगा? तो राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 108 में यह वर्णित है, अर्थात कि संयुक्त बैठक का प्रावधान हमें अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है। इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार संयुक्त बैठक बुलाएगा। कितनी बार? वर्ष में 2 बार, और जिसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात कि जो एक सत्र हुआ एवं जो दूसरा सत्र है इसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। क्या कहा गया है? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि राज्यपाल संयुक्त बैठक बुला सकता है। बैठक बुला सकता है। राज्यपाल को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार तब प्राप्त है जब जो विधानमंडल है वह द्विसदनात्मक हो, अर्थात कि जहां पर विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। मात्र से 6 ही राज्य हैं जहां पर हमें विधान परिषद देखने को मिलती है। तो यह भी प्रश्न बने हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। हमें मात्र 6 ही राज्यों में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मात्र 6 ही राज्यों में हमें विधान परिषद देखने को मिलती है। इससे पहले एक 7वां राज्य था जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो उसकी भी विधान परिषद अब समाप्त हो जाती है। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि यदि द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसमें 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात कि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, और वर्ष में कम से कम 2 बैठक वह बुलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि विधायी शक्तियों से और क्या प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में
2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। क्या है? 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 331 के तहत। किसके? अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। एवं राज्यसभा में अनुच्छेद 80A के तहत, अर्थात कि 80A के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह जो 12 सदस्य होते हैं वह विज्ञान, कला, साहित्य, क्या है? विज्ञान, कला, साहित्य व समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। तो यह भी प्रश्न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बार हमारे एग्जाम्स में देखे गए हैं। इसके अलावा यदि राज्यपाल का देखें तो राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को, किसे? एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 333 के, अर्थात के अनुच्छेद 333 के तहत वह एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। एवं जो विधान परिषद है, मात्र 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, तो उन 6 राज्यों में विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को, कितने को? 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। क्या है? विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जो 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि यदि लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हैं तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकता है। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि यदि विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हैं तो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बना सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि यदि राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति दोनों का पद खाली है तो वह किसी भी व्यक्ति को, जो कि राज्यसभा का सदस्य होगा, को उपसभापति बना सकता है। सभापति नहीं बना सकता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब देखते हैं कि किसी भी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। आप देख रहे होंगे कि यह सभी जो प्रश्न हैं हमारे एग्जाम्स में बहुत ही अधिक बार पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो विधायी संबंध में देखते हैं कि विधि जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसके संबंध में राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो यदि हम संसद का देखें तो संसद के हमें 3 अंग देखने को मिलते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो संसद अनुच्छेद 79 में है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। क्या है? संसद 79 में, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। तो राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा किसी भी विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो वह विधेयक किसके पास आएगा? राष्ट्रपति के पास आएगा, अर्थात कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए वह विधेयक आएगा। तो राष्ट्रपति को इसके लिए 4 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। पहला देखते हैं कि वह किसी विधेयक को स्वीकार कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है। यदि, क्योंकि किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों की सहमति आवश्यक है। क्या है? तीनों लोगों की सहमति आवश्यक है। तो यदि राष्ट्रपति स्वीकार कर लेगा, पहले से लोकसभा और राज्यसभा में तो पास हो ही चुके हैं, तो क्या होगा? वह विधेयक अधिनियम बन जाएगा, अर्थात कि वह कानून बन जाएगा। इसके बाद क्या हो सकता है कि वह उसे अस्वीकार कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वह कानून समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तीनों लोगों की जो है मंजूरी आवश्यक है, लोकसभा, राज्यसभा की और राष्ट्रपति की। तो यदि राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा? वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। तो इसे हम राष्ट्रपति का आत्यांतिक
वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक वीटो कहते हैं। और इसके बाद तीसरा देखते हैं कि राष्ट्रपति और क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, या उसे पसंद नहीं आए तो उसे क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए संसद में दोबारा भेज सकता है। क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए दोबारा संसद में भेज सकता है। और यदि संसद पुनर्विचार के लिए जो पहुंचाया गया था विधेयक उसे पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति बाध्य है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। यह हमारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया है। यदि पुनर्विचार करके वह दोबारा से पारित कर दे संसद तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। और ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि यदि कोई भी संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है तो वह राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए दोबारा संसद में नहीं पहुंचा सकता है। अर्थात कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं पहुंचा सकता है। और इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चौथा पावर है स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके अलावा वह क्या करता है कि ना तो वह हाँ में स्वीकृति देता है और ना ही ना में स्वीकृति देता है। अर्थात कि स्वीकार भी नहीं करता है और अस्वीकार भी नहीं करता है, बल्कि अपने पास बस सुरक्षित रख लेता है। क्या करता है? सुरक्षित रख लेता है। तो इस स्थिति को हम लोग पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। किसे? पॉकेट वीटो के। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बहुत ही अधिक बार पूछा गया है कि इसका जो उपयोग किया था ज्ञानी जेलसी ने किया था। किसने? ज्ञानी जेलसी ने। एक डाक संशोधन संबंधी विधेयक आया था। कौन सा? डाक संशोधन संबंधी विधेयक। उस पर ना तो इन्होंने हाँ कहा था और ना ही उसे अस्वीकार किया था, बल्कि उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया था। यह हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बना है कि पॉकेट वीटो का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अभी तक एक ही बार प्रयोग किया गया है, तो ज्ञानी जेलसी ने किया था। ज्ञानी जेलसी प्रथम सिख राष्ट्रपति भी थे। क्या थे? प्रथम सिख राष्ट्रपति भी थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेलसी। यह भी प्रश्न बना है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन। एवं दूसरे दलित राष्ट्रपति वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बिलोंग करते हैं। तो अब हम राज्यपाल की जो शक्तियां हैं विधेयक के संबंध में उसको देखते हैं। सेम टू सेम यही शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त है। स्वीकार कर सकता है सबसे पहला, तो अस्वीकार कर सकता है, इसे हम क्या कहेंगे? आत्यंतिक वीटो कहेंगे। या पुनर्विचार के लिए दोबारा यह संसद में पहुंचाता है, वह कहां पर पहुंचाएगा? राज्य विधानमंडल में पहुंचाएगा। राज्यपाल कहां पहुंचाएगा? तो राज्य विधानमंडल में, क्योंकि राज्य में क्या होता है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में हमें तीनों अंग देखने को मिलते हैं जैसे हमें संसद में देखने को मिलते हैं। एक है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, जैसा कि अभी हम लोग पहले देख भी चुके हैं, मात्र 6 ही राज्यों में है। तो इस संबंध में राज्यपाल को यही चारों अधिकार प्राप्त है। और इसके अलावा एक अधिकार और प्राप्त है, वह है अनुच्छेद 200 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के लिए पहुंचा सकता है। अर्थात कि यदि राज्यपाल को लगता है कि यह विधेयक राष्ट्रपति को पहुंचाना चाहिए तो वह राष्ट्रपति को पहुंचा सकता है। तो राष्ट्रपति के संबंध में हमें 4 देखने को मिलते हैं अधिकार, और राज्यपाल के संबंध में हमें 5 अधिकार दिखाई देते हैं, क्योंकि यह चारों तो सेम ही हैं। और जो 5वां है वह राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, अर्थात कि राष्ट्रपति को पहुंचा सकता है। और ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि यदि राष्ट्रपति ने उसे राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेजा है और राज्य विधानमंडल ने उसे दोबारा से उसी तरीके से पारित करके भेज दिया है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु संसद यदि दोबारा से उसको पारित करके पहुंचाती है राष्ट्रपति के पास,
तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। और जो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक हैं उन पर राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, तो उनको संसद में दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है इसको। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है जो कि विधायी शक्ति से है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से आपको यह वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आ रहा होगा। यदि संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो, अर्थात कि सत्रावसान के समय पर यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई नियम बनाना आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कोई नियम बनाना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो यह आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि आर्टिकल 123 के तहत, क्योंकि यह आर्टिकल हमारे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। राज्यपाल का भी पूछा गया है कि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत करता है अध्यादेश जारी, एवं राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 अर्थात कि 123 के अंतर्गत अध्यादेश को जारी करता है। अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह या 6 सप्ताह। क्या कहा गया है? 6 माह या 6 सप्ताह। सत्रावसान का क्या तात्पर्य है? तो जब सत्र ना चल रहा हो। 3 सत्र चलते हैं संसद में, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इनकी अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह इसकी होती है, 6 सप्ताह इसकी होती है और 6 सप्ताह इसकी होती है, अर्थात कि 1.5 महीने इसका होता है, 1.5 महीने इसका और 1.5 महीने इसका समय होता है। तो 6 माह और 6 सप्ताह ये साथ साथ में है। और सेम कंडीशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि यदि राज्य विधानमंडल में सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल क्या कर सकता है? अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस अध्यादेश की भी अवधि कितनी होगी? 6 माह या 6 सप्ताह। कितनी होगी? 6 माह या 6 सप्ताह। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट शक्ति देखते हैं राष्ट्रपति की और राज्यपाल की। वित्तीय शक्तियां, कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं और राज्यपाल को कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। तो क्या है? वित्तीय शक्तियां। और राज्यपाल की भी देखते हैं वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत सबसे पहला देखते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत, किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को, वार्षिक वित्तीय विवरण को, जिसे हम बजट कहते हैं, संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। क्या है? संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। और यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि वह राज्यपाल जो है राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। वह वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, के अध्यक्ष की प्रत्येक 5 वर्ष में। समय कितना है? प्रत्येक 5 वर्ष में। वर्तमान में कौन है? तो एन.के. सिंह जो हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का कार्य क्या है? कि राज्यों एवं केंद्रों के बीच में करों का शुद्ध आवंटन हो। क्या है? राज्यों एवं केंद्रों के बीच में करों का शुद्ध आवंटन हो। इसके अलावा देखते हैं कि वह आकस्मिक निधि से, अर्थात के अनुच्छेद 267 में जो वर्णित है आकस्मिक निधि, उसके धन का उपयोग कर सकता है। और कोई भी जो अनुदान दिया जाता है बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना अनुदान नहीं दिया जा सकता है। और जो संचित निधि होती है, जो अनुच्छेद 266 के अंतर्गत वर्णित है, वह संसद की मंजूरी के बाद ही निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ दिखाई देती हैं कि राज्यपाल आकस्मिक निधि का उपयोग कर सकता है और
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा छूट रहा है कि धन विधेयक क्या है? धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है, अर्थात कि लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक संबंधी अधिक अधिकार प्राप्त हैं, राज्यसभा को धन विधेयक संबंधी अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तो धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है धन विधेयक। और यहाँ पर भी हमें सेम कंडीशन दिखाई देती है कि धन विधेयक जो है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। विधान परिषद में जो धन विधेयक है पेश नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को और राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। तो वित्तीय शक्तियों को भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। इसके बाद देखते हैं न्यायिक शक्तियों को, अर्थात कि न्याय के मामले में क्या शक्तियां प्राप्त हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को। राष्ट्रपति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति करता है, चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हों या अन्य न्यायाधीश हों। और सेकंड क्या है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, किस अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से किसी भी तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जानकारी दी गई है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। क्या कहा गया है? बाध्य नहीं है जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है उसे मानने के लिए। और अनुच्छेद 143 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यह भी हाई कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, परंतु वह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कूटनीति शक्तियां। यह सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, राज्यपाल को अब कोई भी शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। क्या देखते हैं? कूटनीति शक्तियां। तो इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी समझौते किए जाएंगे या संधि की जाएंगी, अर्थात कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संधि या समझौते किए जाएंगे वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संधि या समझौते किए जाएंगे वह सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। और इसके अलावा जो विदेशों में हम भारतीय राजदूत हैं उनको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो हम लोगों ने कूटनीतिक शक्तियों को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। यह हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट ज़्यादा नहीं है, पहला पॉइंट ही मोस्ट है। और इसके अलावा देखते हैं सैन्य संबंधी शक्ति, सैन्य शक्तियाँ। तो सैन्य शक्तियों के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं, महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बिलोंग करते हैं, जो कि दूसरी दलित राष्ट्रपति हैं, दूसरी दलित राष्ट्रपति हैं। हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से यही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। सर्वोच्च सेनापति होते हैं। और इसके अलावा देखते हैं कि कौन कौन सी सेना है। तो नौसेना है, वायुसेना है और थल सेना है। तो नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों सेनाओं के ऊपर अभी एक और पद बनाया गया है जो CDS का है, अर्थात कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके जो मुख्य अधिकारी हैं वह कौन हैं? बिपिन रावत जी हैं। कौन है? बिपिन रावत जी हैं। और देखते हैं नौसेना प्रमुख कौन है। तो एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना के कौन हैं? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और थल सेना प्रमुख कौन हैं? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है?
मनोज मुकुंद नरवणे। यह हमारे लिए मोस्ट है, क्योंकि एडमिरल कहाँ लगाते हैं हम, नौसेना प्रमुख को, और एयर चीफ मार्शल कहाँ लगाते हैं, वायुसेना प्रमुख को, और जनरल कहाँ पे लगाते हैं हम, थल सेना प्रमुख को। तो राष्ट्रपति को देखा कि वह प्रधान सेनापति होता है, अर्थात कि सर्वोच्च सेनापति होता है तीनों सेनाओं का। इसके अलावा वह क्या कर सकता है, सभी सैन्य मामलों की जो सजाएं दी जाती हैं उन पर राष्ट्रपति माफी दे सकता है, उन्हें क्षमा कर सकता है। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से देखा है, और अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो हम आपातकालीन शक्तियों को देखते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं। हमने जैसा कि पहले भी कहा था कि राज्यपाल को सैन्य संबंधी मामले में कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है, कूटनीति मामले में कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है, और आपातकाल के संबंध में भी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। और इसके अलावा हम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को तो पहले देख ही चुके हैं न्यायिक शक्तियों में, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। अब देखते हैं आपातकाल संबंधी शक्ति। आपातकाल संबंधी शक्ति। तो राष्ट्रपति को आपातकाल के संबंध में 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। एक कई बार हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलते रहे हैं और आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। यदि आप यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपका राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत होने की कोई भी संभावना नहीं रह जाती है। राष्ट्रपति के 3 वीडियो लेक्चर आएंगे, पहला आ चुका है, यह दूसरा है, और इसके अलावा एक और आएगा जिसमें हम सभी राष्ट्रपतियों को देखेंगे कि कौन कौन से भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और उनके शासनकाल की क्या विशेषता रही है। तो अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अभी तक 3 बार की जा चुकी है। 1962 में की गई थी, 1971 में की गई थी और 1975 में की गई थी। यह डेट आपके लिए मोस्ट है, 25 जून 1975। 1962 में की गई थी जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1971 में की गई थी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1975 में की गई थी। यह आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। क्या हटाया गया है? आंतरिक अशांति हटाई गई है। और इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 356 को। यह राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा, और उस पर जो शासन करेगा वह है राज्यपाल करेगा, अर्थात कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल उस संबंधित राज्य का शासन भार संभालेगा। तो इससे क्वेश्चन और बनते हैं कि सर्वप्रथम आपातकाल जो कि राष्ट्रपति शासन है किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब राज्य में सबसे पहले लगाया गया था। और सबसे अधिक बार किस राज्य में लगाया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बार लगाया गया है। अभी तक 10 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार? 10 बार लगाया जा चुका है, और आखिरी बार लगा था 2002 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार? 10 बार लगा है। और लास्ट बार कब लगा था? 2002 में, अर्थात कि 2002 के बाद अभी तक कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। और पंजाब राज्य में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 360 को। अनुच्छेद 360 में हमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। क्या? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल से क्या संबंध है कि यदि देश में मुद्रा की कमी हो जाती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वित्तीय आपातकाल लगा सकता है।
किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और आशा करता हूं कभी लगे भी ना। तो हम लोगों ने आपातकाल को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा है। और इसके अलावा एक दो प्रश्न और बन सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है कि राष्ट्रपति की वेतन कितनी है? तो 5 लाख रुपए है राष्ट्रपति की वेतन। एवं राज्यपाल की वेतन कितनी है? तो 3.5 लाख रुपए है राज्यपाल की वेतन। कितनी है? 3.5 लाख रुपए राज्यपाल की वेतन है और 5 लाख रुपए किसकी वेतन है? राष्ट्रपति की वेतन है। और एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, क्या एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के रूप में काम किया है, क्या है? एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद के रूप में काम किया है, तो कौन है? एम हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला अर्थात कि मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियो डाली जाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। इसके अलावा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेहनत एक ऐसी चाबी है जिससे आप कोई भी ताला खोल सकते हो, अर्थात कि मेहनत वह मंत्र है जिसकी सहायता से आप बड़ी से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब कर लेने से और आपको लाइक कर देने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।